हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आज करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये हमने तैयार किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बेस पे। जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आपका आता है एकदम रियल वाला, उसी के बेस पे हमने इसको तैयार किया है। और फ्रेंड्स, आज हम इसमें 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम हर क्वेश्चंस का यहाँ पे पोस्टमार्टम करेंगे, हर ऑप्शंस को देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन आज की क्लास होने वाली है। तो आप जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स इन क्लासेस का लाभ उठा सकें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ली चित्रकला भारत के खालिस्तान राज्य की लोक चित्रकला है। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्ली चित्रकला है ये है हमारे महाराष्ट्र राज्य की चित्रकला। किस राज्य की चित्रकला है? महाराष्ट्र राज्य की चित्रकला है। और वर्ली चित्रकला के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ली चित्रकला क्या है? एक जनजातीय कला है। क्या है? जनजातीय कला। महाराष्ट्र में एक जनजाति है वर्ली, उस जनजाति की एक कला है वर्ली चित्रकला। ठीक है। और ये जो वर्ली जनजाति है ये कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है महाराष्ट्र में उत्तर सह्याद्री रेंज में। महाराष्ट्र की जो उत्तर सह्याद्री रेंज है वहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है और इस जनजाति के द्वारा ये चित्रकला बनाई जाती है। ठीक है। और ये जो जनजाति है ये एक आदिवासी जनजाति है। कौन सी जनजाति है? आदिवासी जनजाति है। ठीक है। और इस जनजाति के बारे में अगर हम आगे बात करें तो इस चित्रकला के बारे में अगर हम आगे बात करें, ये जो चित्रकला है इसको 1970 तक चित्रकला की मान्यता नहीं मिली थी। 1970 तक। ठीक है। उसके बाद इसको चित्रकला माना जाने लगा है। ठीक है। उसके पश्चात ये जो आदिवासी लोग होते हैं ये क्या करते हैं, अपने इनके जो मकान होते हैं झोपड़ी टाइप, कच्चे मकान होते हैं झोपड़ी टाइप। और उसकी जो कच्चे मकानों की दीवारें होती है उन दीवारों के ऊपर ही ये रंगों और गोबर वगैरह की सहायता से इस चित्रकला को बनाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से फ्रेंड्स यहाँ पे जाना जाता है श्री कृष्ण सिन्हा को। श्री कृष्ण सिन्हा को हम बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। अगर हम और बात करें श्री कृष्ण सिन्हा के अगर दूसरे और नामों की बात करें तो इनको श्री बाबू और बिहार केसरी दो नामों से जाना जाता है। श्री बाबू और बिहार केसरी दोनों ही नामों से जाना जाता है। और ये क्या थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट सीएम थे बिहार के। ठीक है। और ये कब से कब तक थे? ये थे 1948 से लेके 1961 तक। 1948 से लेके 1961 तक ये क्या थे? बिहार के पहले सीएम थे। और सीएम होने के साथ साथ
1957 से 1961 तक ये क्या थे, बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, वित्त मंत्री भी रहे थे। ठीक है। और जो कृष्ण सिन्हा थे, उन्होंने क्या किया था, जो जमींदारी प्रथा थी, स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ पे जो जमींदारी प्रथा थी, उसको समाप्त करने वाले ये देश के पहले मुख्यमंत्री थे, जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने वाले। ठीक है। और एक बिहार में बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है, बैद्यनाथ धाम मंदिर, देवघर में। तो इस मंदिर में जो दलितों का प्रवेश था, उसको लेकर भी ये काफ़ी चर्चा में रहे थे। वहाँ पे दलितों का नेतृत्व इन्होंने किया था उस मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए। और ये जो थे, ये गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। किस विचारधारा के व्यक्ति थे? गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फर्म के वर्धित मूल्य की गणना खालिस्तान के रूप में की जाती है। कोई भी फर्म है, कोई भी चीज़ें बना रही है, वहाँ पे उनका जो वर्धित मूल्य है, उसकी गणना किस हिसाब से की जाती है? तो उसकी गणना हम करते हैं फर्म के उत्पादन का मूल्य, और उसमें से हम माइनस करते हैं वस्तुओं का मूल्य। जो प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, उनके मूल्य को उस मूल्य में से हम माइनस करते हैं। फर्म का जो उत्पादन मूल्य है, किसी चीज़ को बनाने में जो भी पैसा खर्च हुआ है फर्म का, उसमें से जो मध्यवर्ती वस्तुएं उसके अंदर मिलाई गई हैं, बीच में कच्चे पदार्थ से उसको सही पदार्थ बनाने तक जितनी भी चीज़ें मिलाई गई है, उन चीज़ों के मूल्य को अगर हम निकाल दें तो वो हमारा बच जाता है क्या? वर्धित मूल्य। ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज़िया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत की गद्दी से किस वर्ष हटाया गया था? तो रज़िया सुल्तान को हटाया गया था फ्रेंड्स 1240 में। कब हटाया गया था? 1240 में। ठीक है। चलिए, अब रज़िया सुल्तान के बारे में अगर हम बात करें, तो रज़िया सुल्तान जो थी, इनका शासनकाल था 1236 से 1240 ईस्वी। 1236 से 1240 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद जो रज़िया सुल्तान थी, वो गुलाम वंश की शासक थी। किस वंश की शासक थी? गुलाम वंश की शासक थी। उसके बाद और अगर आगे हम बात करें, तो ये क्या थी, जो मध्यकालीन भारत था हमारा, मध्यकालीन भारत में पहली और आखिरी महिला शासक थी। क्या थी? पहली और आखिरी महिला शासक थी। ठीक है। और अगर आगे हम रज़िया सुल्तान के बारे में बात करें, तो इन्होंने क्या किया था, जो पर्दा था उस टाइम पे जो मुस्लिम्स में काफ़ी प्रचलित था, उसको त्याग दिया था। और ये क्या करती थी, जो पुरुष वेशभूषा है उसको धारण करती थी और एक शासक के रूप में काम करती थी। ठीक है। इनके जो शासनकाल था, उस शासनकाल में मंगोलों के काफ़ी आक्रमण हुए थे। किसके? मंगोल आक्रमण। और मंगोल आक्रमण का इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जवाब दिया था और अपने राज्य की रक्षा की थी। ठीक है। और 1240 ईस्वी में क्या हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। 1240 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है। ओके, चलिए अब अगर हम आगे थोड़ी बात दिल्ली सल्तनत के बारे में करें,
थोड़ी बात अगर हम यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बारे में करें तो दिल्ली सल्तनत में मुख्य तौर पे 5 वंश हुए हैं। कितने? 5। सबसे पहले हुआ है गुलाम वंश, और गुलाम वंश का जो शासनकाल है वो रहा है 1206 से लेके 1290 तक। ये जो है गुलाम वंश का शासनकाल रहा है। गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद कौन आया? खिलजी वंश। और खिलजी वंश का जो शासनकाल रहा वो रहा 1290 से लेके 1320 तक। खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश, और तुगलक वंश का जो शासनकाल है वो रहा 1320 से लेके 1414 तक। ठीक है। तुगलक वंश के बाद आया सैयद वंश। तुगलक वंश के बाद कौन आया? सैयद वंश। और सैयद वंश का शासनकाल रहा 1414 से लेके 1451 तक। उसके बाद अंत में आया लोधी वंश। अंत में कौन आया? लोधी वंश। और लोधी वंश का जो शासनकाल है वो रहा 1451 से लेके 1526 तक। ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत के कुछ मुख्य वंश रहे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश नहीं राज्य, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए देश में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है? फुटबॉल फॉर ऑल मतलब सभी के लिए फुटबॉल लॉन्च किया है। तो ये किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। किसने किया है ये किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। ठीक है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने ये कब किया है? ये किया है उन्होंने 10 अक्टूबर 2022 को। 10 अक्टूबर 2022 को उन्होंने लॉन्च किया है। और ये किसके लिए किया गया है? मेन तौर पर जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स के बीच में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है ये फीफा का प्रोग्राम है। फीफा जो फुटबॉल की इंटरनेशनल फेडरेशन है उसका एक प्रोग्राम है जिसको उड़ीसा सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए लागू किया है या लॉन्च किया है। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो 2022 का जो पुरुष एकल खिताब है वो जीता है कार्लोस अल्करेज ने। कार्लोस अल्करेज ने। ठीक है। और ये जो कार्लोस अल्करेज है ये स्पेन के खिलाड़ी है। कहाँ के? स्पेन के खिलाड़ी है। और यूएस ओपन जो है ये टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। टेनिस जो हमारा खेल है उससे संबंधित है। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और 2023 में जो ये कप हुआ था तो उसकी मेजबानी की थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसकी
जो है मेज़बानी की थी। अगर हम बात करें महिला विश्व कप की, तो महिला विश्व कप सबसे पहले 1991 में खेला गया था। कब खेला गया था? 1991 में। ठीक है। अब अगर हम थोड़ी बात करें फीफा के बारे में, जिसके बारे में क्वेश्चंस पुट अप हो सकता है। अगर हम बात करें फीफा के बारे में, तो फीफा जो है एक इंटरनेशनल फेडरेशन है। किसका? फुटबॉल का। ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, फीफा का जो मुख्यालय है, फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख में। कहाँ पे? ज्यूरिख में। और ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और इसकी जो स्थापना थी, फीफा की जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी 21 मई 1904 में। 21 मई 1904 में। ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, वो हुई थी पेरिस में। कहाँ हुई थी? पेरिस में। और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश के खालिस्तान शहरों में आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। कितने शहरों में आयोजित किया जाएगा? मध्य प्रदेश के 8 शहरों में। ठीक है। और ये जो 5वां संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण खेला गया था, ये खेला गया था 2022 में। कब खेला गया था? 2022 में। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें बताना है मिश्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। चलिए, विलयन एक मुख्य घटक विलायक कहलाता है, ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें विलयन की, तो विलयन क्या होता है? विलयन होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का सहमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? सहमांगी मिश्रण। ठीक है। और इसमें दो घटक होते हैं। इसमें जो मुख्य 2 घटक होते हैं, उसमें एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। अब जो विलेय होता है, विलेय क्या होता है? विलेय वह घटक होता है जो विलायक में घुल जाता है। विलायक में घुल जाता है। ठीक है। और विलाय किस में घुल जाता है? विलेय में घुल जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों सहमांगी मिश्रण है, दोनों ही एक तरह की जो है विशेषताएं रखते हैं और आपस में मिल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद विलयन का सबसे छोटा घटक विलेय कहलाता है। मुख्य घटक क्या होता है? विलायक होता है। और जो छोटा घटक होता है उसको क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। ये भी कथन एकदम सही है। ठीक है। तीसरा, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कण आकार में बड़े होते हैं। ये जो कथन है ये क्या है? गलत है। क्या गलत है? क्योंकि कोलाइड जो मिश्रण है उसके जो कण हैं वो आकार में बड़े नहीं, काफी सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। और ये जो सूक्ष्म कण हैं ये अघुलनशील होते हैं।
क्या होते हैं ये? अघुलनशील। ये जो कण होते हैं ये बड़े नहीं होते, ये होते हैं सूक्ष्म कण, और ये कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं। ठीक है। उसके बाद विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण है, ये भी बात एकदम सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है और इसके कण जो होते हैं वो बड़े नहीं होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज फ्रेंड्स की थी जे चैडविक ने। जे चैडविक ने। ठीक है, चलिए अब थोड़ी बात चैडविक और न्यूट्रॉन के बारे में करते हैं। तो चैडविक ने क्या बताया था? चैडविक ने बताया था परमाणु के नाभिक में कि जो न्यूट्रॉन है वो कहाँ स्थित है? वो है परमाणु के नाभिक में। परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित है? न्यूट्रॉन उपस्थित है। ठीक है। और परमाणु क्या होता है? परमाणु होता है किसी भी रासायनिक तत्व की सबसे छोटी इकाई। किसकी? रासायनिक तत्व की। रासायनिक तत्व की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। और जो परमाणु है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है। और इन तीनों में से जो न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं? परमाणु के नाभिक में होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है ऐसे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बाकी के ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले चैडविक थे। चैडविक ने क्या किया था? न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। ठीक है। उसके बाद अर्सनेट रदरफोर्ड। अर्सनेट रदरफोर्ड ने क्या किया था? अर्सनेट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की। ठीक है। उसके बाद है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी? गोल्डस्टीन ने खोज की थी नाभिक के धनावेशित कण की। किसकी? नाभिक के धनावेशित कण की। ठीक है। और नील्स बोहर ने क्या किया था? नील्स बोहर ने जो रदरफोर्ड थे उनका जो प्रयोग था उसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ पे बात हो रही है वायुमंडल की, वायुदाब की, सॉरी किसकी बात हो रही है? वायुदाब की। चलिए तो हमें क्या करना है? वायुदाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। वायुदाब समुद्र तल पर सबसे कम होता है। वायुदाब समुद्र तल पर सबसे कम होता है और जैसे जैसे हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं यह बढ़ता जाता है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वायुदाब होता है वो समुद्र के तल पर सबसे कम होता है। और जैसे जैसे आप, समुद्र तल का मतलब है समुद्र की जो सतह है नीचे, वहाँ पे सबसे कम होता है। और जैसे जैसे आप ऊपर आते रहेंगे ये कैसा करता रहेगा? बढ़ता रहेगा। ठीक है। उसके बाद निम्न दबाव
जो निम्न दाब है वो स्पष्ट और साफ मौसम से संबंधित है। जब भी हवा का दबाव कम होगा तो मौसम कैसा होगा? साफ और स्पष्ट। ठीक है। उसके बाद उच्च दाब बादलों वाले आसमान और नम मौसम से जुड़ा है। उच्च दाब का क्या होगा? जब भी दबाव उच्च होगा किसकी संभावना बनेगी? बारिश की, और आसमान में बादल होंगे और मौसम में नमी होगी। ठीक है। उसके बाद वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ये कथन जो है ये सही, ये कथन जो है सही है। सॉरी, ये सारे कथन क्या थे? गलत थे। और ये जो कथन है ये यहाँ पे क्या है? सही होने वाला है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। वायु क्या होती है? जहाँ पे उच्च दाब होता है वहाँ से हमेशा निम्न दाब की ओर जाती है। ठीक है। क्योंकि उच्च दाब में क्या होता है? बादल वाला आसमान और नम मौसम नहीं होता, ये निम्न दाब में होता है। और निम्न दाब में स्पष्ट और साफ मौसम नहीं होता। निम्न दाब में क्या होता है? बादल बादल होते हैं और मौसम में नमी होती है। और उच्च दाब में क्या होता है? मौसम स्पष्ट होता है और साफ होता है। ठीक है। और वायु का जो दाब है वो समुद्र तल पे सबसे कम नहीं सबसे अधिक होता है। सबसे कम नहीं सबसे अधिक होता है। ठीक है। तो सही जो आंसर है हमारा यहाँ पे वो है वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। ठीक है। मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में कंफ्यूजन हो गया। मेरे को लगा यहाँ पे सही नहीं बताना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो ये जो हमारी पहाड़ियाँ हैं ये स्थित हैं गुजरात में। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। ठीक है। और गुजरात का जो भावनगर जिला है, कौन सा जिला है? भावनगर जिला। भावनगर जिला में यह स्थित है। और इन्हीं पहाड़ियों में, जो धीनोधर की पहाड़ियों में है, इन्हीं में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा? गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वह स्थित है। ठीक है। चलिए, और इन पहाड़ियों के अलावा अगर हम बात करें, गुजरात में दो मुख्य और पहाड़ियां हैं। एक है विल्सन हिल्स। कौन सा? विल्सन हिल्स, जिसकी ऊंचाई है 1167 मीटर। ठीक है। और उसके अलावा एक है पावागढ़ की पहाड़ियां। किसकी? पावागढ़ पहाड़ियां। पावागढ़ की जो पहाड़ियां हैं वो भी गुजरात में स्थित है और इनकी ऊंचाई है 822 मीटर। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? ये भी स्थित है गुजरात में। मोढेरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है। और इस गांव की जो सबसे खास बात है वो क्या है? वो है यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर। और ये जो सूर्य मंदिर है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। क्या है? विश्व धरोहर स्थल। विश्व धरोहर स्थल। ठीक है। और ये जो सौर ऊर्जा का संचालन यहाँ पे किया गया है, संचालित ये गांव है, ये जो गुजरात में मुख्यमंत्री सौर सहाय योजना है। कौन सी? मुख्यमंत्री सौर सहाय योजना।
गुजरात में मुख्यमंत्री सौर सहाय योजना है, उसके तहत इस गांव को सौर संचालित बनाया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कर्नाटक संगीत किन राज्यों तक सीमित है? तो कर्नाटक जो संगीत है वो 4 राज्यों में है, वो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। इन 4 राज्यों में क्या है? कर्नाटकीय संगीत सीमित है। और इन 4 राज्यों के बाहर बाकी जो पूरा हमारा देश है, उस देश में जो शास्त्रीय संगीत है वो हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हिंदुस्तानी। इन 4 राज्यों में बोला जाता है कर्नाटकीय शास्त्रीय संगीत, और बाकी जो हमारा देश है उसमें बोला जाता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो कर्नाटक संगीत है, कर्नाटक संगीत है, इसमें मुख्य 3 संगीतकारों को संदर्भित किया जाता है। जो मुख्य थे वो 3 संगीतकार थे, उनमें थे त्यागराज, पहले जो मुख्य संगीतकार थे त्यागराज, दूसरों थे मुथुस्वामी दीक्षितार, मुथुस्वामी दीक्षितार, ठीक है, और तीसरे थे श्यामा शास्त्री। तीसरे कौन थे? श्यामा शास्त्री। इन 3 मुख्य संगीतकार थे कर्नाटकीय संगीत के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए, तो इसमें जो हमारा कथन गलत है वो है ऑप्शन नंबर 4। औद्योगिक प्रौद्योगिक प्रतिभूति बाजार को गिल्ड एज बाजार के रूप में भी जाना जाता है। ये जो कथन है हमारा, ये कथन गलत है। ठीक है, क्योंकि जो औद्योगिक प्रतिभूति बाजार है उसको गिल्ड बाजार के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें गिल्ड एज्ड बाजार की, तो गिल्ड एज्ड बाजार क्या है? ये एक ऐसे मार्केट के रूप में जाना जाता है जिसमें यूनाइटेड किंगडम में सरकारी बॉन्ड के लिए बाजार को संदर्भित किया जाता है। जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे सरकारी बॉन्ड का जो बाजार है उसको गिल्ड एज बाजार बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या है? ये औद्योगिक प्रतिभूति बाजार नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 सेंटीग्रेड नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इन राज्यों में से यह गुजरती है छत्तीसगढ़ से। कहाँ से गुजरती है? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, उसके बाद यह भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। और उन 8 राज्यों के नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन कुल 8 राज्यों से होकर यह गुजरती है। ठीक है, और ये कौन सी होती है हमारी? 23.5 डिग्री उत्तर। 23.5 डिग्री उत्तर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम देशों की बात करें, ये किस किस देश से भी गुजरती है? तो यह गुजरती है मैक्सिको, बहामास, मिस्र, सऊदी अरब, भारत या इंडिया और चाइना।
इन देशों से होके गुजरती है। ठीक है, और भारत में कितने स्टेट से गुजरती है? 8 स्टेट से। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था, मूवी थी जो शेरशाह। और शेरशाह जो मूवी है, ये हमारे कारगिल हीरो थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, उनके ऊपर बनाई गई थी। और इस मूवी में जो लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा का रोल किया था, वो किया था सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। जो अभिनेता है हमारे सिद्धार्थ मल्होत्रा, उन्होंने इनका रोल किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? अक्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? चलिए, तो हमारा जो अक्षोभ मंडल है वो क्या है? पृथ्वी का जो वातावरण है उसमें 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितने किलोमीटर तक? 13 किलोमीटर तक। ठीक है, अब अगर हम बात करें अक्षोभ मंडल की, तो अक्षोभ मंडल क्या है? अक्षोभ मंडल जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है उसमें सबसे निचली परत है। कौन सी परत है? सबसे निचली परत है। ठीक है, तो ये जो सबसे निचली परत है, ये कितने 7 किलोमीटर से लेके 13 किलोमीटर तक फैली हुई है। 7 किलोमीटर से लेके 13 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें, पृथ्वी का जो पूरा वायुमंडल है उसको कुल 5 प्राथमिक परतों के रूप में बांटा गया है। और वो जो परतें हैं, 5 प्राथमिक परतें, उनको क्या क्या कहते हैं? सबसे पहले जो सबसे नीचे वाली परत है उसको हम बोलते हैं अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो परत है उसको बोला जाता है समताप मंडल। दूसरी परत को क्या बोला जाता है? समताप मंडल। तीसरी परत को हम बोलते हैं मध्य मंडल। तीसरी परत को क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। और चौथी परत को हम बोलते हैं तापमंडल। क्या बोलते हैं? तापमंडल। और जो लास्ट बच गया हमारा, वो होता है वायुमंडल। ठीक है, चलिए अब हम अगर बात करें अक्षोभ मंडल की, तो अक्षोभ मंडल की क्या है? ये सबसे निचली परत है और 7 से लेके 13 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। 7 से लेके 13 किलोमीटर तक फैली हुई है। और पृथ्वी का जो अधिकांश मौसम है, जो बारिश वगैरह होती है, तूफान वगैरह जो भी आता है, मौसम में जो भी बदलाव होते हैं, वो सब इसी में होते हैं। किसमें? अक्षोभ मंडल में। ठीक है, और जितने भी ग्रीन हाउस गैसें हैं लगभग वो इसी में होती हैं। उनमें से लगभग गैसें अक्षोभ मंडल में ही होती हैं। उसके बाद अक्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल। और जो समताप मंडल है ये 13 से लेके 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 13 से लेके 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और जो पृथ्वी से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो समताप मंडल में ही अवशोषित की जाती हैं। कहाँ पे अवशोषित की जाती हैं? समताप मंडल में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मध्य मंडल की, तो मध्य मंडल जो हमारा फैला हुआ है वो 50 से लेकर 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? 50 से लेके 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो तापमान है वो अत्यधिक न्यूमन पे होता है। मतलब -100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे तापमान होता है। कितना? -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद बात करें हम तापमंडल की, तो हमारा जो तापमंडल है, तापमंडल हमारा फैला हुआ है
लगभग 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक, 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक। और ये जो है ये सबसे गर्म मंडल है। यहाँ पे जो सूर्य औसत तापमान है वो 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। कितना? 2000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद जो सबसे अंत में आता है वो आता है हमारा वायुमंडल। और ये 600 किलोमीटर से शुरू होके 600 किलोमीटर से शुरू होके अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। ठीक है, अंतरिक्ष तक फैला हुआ है वायुमंडल। ठीक है, चलिए ये बात हो गई हमारे सभी मंडलों की। अब करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन से गुजरात के खेड़ा जिले के में सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो ये किया था गांधी जी ने 1918 में। कब किया था? 1918 में। चलिए, और ये जो आंदोलन किया था किसानों की सहायता से, ये किया था इन्होंने किसानों को जो कर होता है कर से मुक्त करवाने के लिए। किसानों को जो कर देना पड़ता था उससे मुक्त करवाने के लिए, जो ब्रिटिश कर लगाते थे किसानों के ऊपर, उस कर से मुक्त करवाने के लिए किसानों के साथ मिलके गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह इन्होंने आयोजित किया था। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 1920 की, तो 1920 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था? 1920 में किया था इन्होंने असहयोग आंदोलन, जिसमें बोला गया था कि सरकार की सहायता नहीं करनी है, ना ही उनकी दी हुई चीज़ों का यूज़ करना है। ठीक है। और 1919 में क्या हुआ था? 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। 1919 में कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन। इसमें क्या किया था? अली बंधुओं ने इसको किया था, और खलीफा का जो अपमान हुआ था तुर्की के विभाजन के बाद, उस अपमान के बदले में खिलाफत आंदोलन किया गया था। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कमज़ोर संकेत प्राप्त करता है और उन्हें पुनः प्रेषित करता है, तो उसको हम कहते हैं रिपीटर। उसको हम क्या कहते हैं? रिपीटर। अब रिपीटर क्या करता है? रिपीटर जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं उनको कैच करता है। ठीक है। वो कैसे होते हैं? कमज़ोर। फिर उनको क्या करता है? उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा देता है। रिपीटर क्या करता है? जो आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं उनको पकड़ता है, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनकी जो सीमा है, उसको क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और सीमा बढ़ाने के बाद उनको क्या करता है? दोबारा से प्रेषित कर देता है। ठीक है, ताकि जहाँ पे उन सिग्नल्स को पहुँचना है वहाँ पे वो सिग्नल्स पहुँच सके। तो इस उपकरण को हम कहते हैं रिपीटर। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जगत के निम्नलिखित पौधों में से किसको शैवाल के रूप में जाना जाता है? तो शैवाल के रूप में हम जानते हैं थैलोफाइटा को। किसको जानते हैं हम? थैलोफाइटा को। ठीक है। चलिए देखते हैं थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा क्या होता है? थैलोफाइटा पौधे होते हैं, और इन पौधों का जो शरीर है वो जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। ये क्या होते हैं? एक टाइप के पौधे होते हैं, लेकिन इनमें ना तने हैं, ना जड़ है, ना पौधे हैं। ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? इनको शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है MS Excel 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं Ctrl+W का। किसका उपयोग करते हैं? Ctrl+W का। ठीक है। और जो अन्य कुंजियां हैं उनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? Ctrl+X का यूज़ हम करते हैं, शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं किसी भी डाटा को काटकर कहीं और पेस्ट करने के लिए। किसी डाटा को यहाँ से कट करना है और दूसरी जगह पे पेस्ट करना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? Ctrl+X। Ctrl+C का यूज़ हम करते हैं डाटा को कॉपी करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार हमारा जीता है इंदौर ने 2022 में लगातार छठी बार, और 2023 में भी लगातार सातवीं बार भी इंदौर ने ही जीता है। लेकिन इस बार इंदौर के साथ एक और शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है जो 2022 में दूसरे स्थान पर था, वो था हमारा सूरत। और इस बार सूरत और इंदौर दोनों ही पहले स्थान पर पाए गए। ठीक है, इंदौर हमारा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और सूरत हमारा कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना केंद्र सरकार का काम है? ठीक है, किसी भी राज्य पर बाहरी आक्रमण कोई हो जाता है, कोई दूसरा राज्य कोई आक्रमण कर देता है, कुछ भी बात हो जाता है, उसके अंदर कोई अशांति फैल जाती है, इन दोनों ही प्रकरणों से बचाना किसका काम है? केंद्र सरकार का। ये कहता है हमारे संविधान का अनुच्छेद 355। ये कहता है हमारे संविधान का अनुच्छेद 355। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से कौन सा प्रावधान लिया गया है? तो वो हमारा लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शात्मक शक्ति। कि राज्य की जो सरकार है उसको परामर्श देने की जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, उसके बाद और अगर हम बात करें कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा से हमने लिया है जो हमारी केंद्र की संघीय सरकार है, केंद्र में जो संघ की सरकार है, ये अवधारणा भी हमने वहाँ से ली गई है। और राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम और संविधान के जो मुख्य स्रोत हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले जो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 था, भारतीय संविधान का जो भारतीय सरकार का अधिनियम 1935 था, उससे हमने क्या क्या लिया था? उससे हमने ली थी संघीय प्रणाली।
और न्यायपालिका की शक्ति और लोक सेवा आयोग और राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो कितने साल का होगा, ये भी इसी अधिनियम से आया था। और जो हमारा प्रशासनिक विवरण है वो भी इसी अधिनियम से आया था। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अमेरिका देश की, कि अमेरिका का से हमने क्या क्या लिया है। अमेरिका से हमने लिया है एक तो मौलिक अधिकार जो सबसे मुख्य हैं, उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी हमने अमेरिका से ली है। ठीक है। और राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, वो भी हमने वहीं से ली है। ठीक है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया है पद से, किसको, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको जो उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है वो भी अमेरिका से ली गई है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है एक तो संसदीय सरकार, संसद में सर दोनों सदन अलग अलग होंगे। उसके बाद कानून सभी के लिए सेम होगा, कानून का शासन। उसके बाद एकल नागरिकता, भारत के नागरिक भारत के ही रहेंगे, किसी और देश के नागरिक नहीं बन सकते जब तक उनके पास भारत की नागरिकता है। उसके बाद जो अपने कैबिनेट की प्रणाली है, कैबिनेट प्रणाली, वो भी हमने यहीं से ली है। द्विसंसदीय प्रणाली वहीं से ली है। विशेषाधिकार संबंधी लेख भी हमने वहीं से ली है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आयरिश या आयरलैंड के जो संविधान है, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, वहाँ से हमने लिया है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ठीक है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव विधि है, किसकी, राष्ट्रपति की, वो भी हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड से ली है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें रूस की, तो रूस से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य, रूस से हमने क्या लिए हैं, मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए हैं। और जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो आदर्श है, न्याय का जो आदर्श है वो भी हमने कहाँ से लिया है, रूस से लिया है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, फ्रांस से एक तो हमने लिया है गणतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों का शासन। उसके बाद स्वतंत्रता, किस किस चीज़ की स्वतंत्रता दी जाएगी, समानता, सभी को समान रूप से देखा जाएगा। और बंधुत्व का आदर्श, आपस की जो भाईचारा है, बंधुत्व का जो आदर्श है वो हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका से हमने लिया है एक संविधान में जो संशोधन होंगे, संविधान में जो हमारे संशोधन होते हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव, वो भी हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। उसके बाद रह गया जापान, तो जापान से हमने लिया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो भी देश की प्रक्रियाएं हैं वो कानून के अंडर होंगी। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमने विभिन्न देशों के संविधान से लिया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जीके से रिलेटेड सभी 25 क्वेश्चंस को देखा। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस के साथ, सेट के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।